किसी भी चित्र को बनाने के लिए हमें किसी न किसी धरातल की ज़रूरत होती है। अगर हम प्रागैतिहासिक चित्रों को देखें तो उन्हें गुफाओं के भित्तियों पर बनाया गया, यानी कि गुफाओं की दीवारों पर बनाया गया था। इसी प्रकार अगर हम वैदिक युग में देखें तो भोजपत्रों पर हमें चित्र प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार हमने धातुओं पर भी चित्रों को बने हुए देखा है। कलाकार के द्वारा जिस भी धरातल का उपयोग चित्र बनाने के लिए या लिखने के लिए किया जाता है उसी को अंतराल यानी स्पेस कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं रमाशंकर डिमरी तूलिका दर्शन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको ज्ञात हो चुका है कि हम आज अंतराल के ऊपर बात करेंगे और देखेंगे अंतराल की परिभाषा, अंतराल का वर्गीकरण और अंतराल को चित्र में प्रयोग करने के लिए किन किन विधियों का इस्तेमाल किया जाता है। अंतराल यानी स्पेस। अंतराल की जो परिभाषा है उसको देखते हैं। चित्रकार का वह क्षेत्र जिस पर वह रूप का निर्माण करता है अंतराल कहलाता है। यानी कि इस परिभाषा के अनुसार जब भी कोई चित्रकार किसी भी धरातल पर चित्र बनाता है या अपनी चित्रकारी करने के लिए उस स्थान का प्रयोग करता है तो उसी चित्रतल को स्पेस यानी अंतराल कहा जाता है। इस परिभाषा के अनुसार भित्ति चित्रों में दीवार या कागज या कैनवास या जिस भी माध्यम पे हम चित्रकारी करते हैं वही हमारा अंतराल हो जाता है। अंतराल के वर्गीकरण की बात करें तो अंतराल को दो वर्गों में विभक्त किया गया है, समविभक्ति और असमविभक्ति। अब समझ लेते हैं इनको डिटेल से। समविभक्ति यानी फॉर्मल डिवीजन में रेखाओं की सहायता से चित्रभूमि को इस प्रकार विभक्त करना कि दाएं बाएं ऊपर नीचे का तल भार बराबर हो जाए। यानी कि जब भी आप किसी भी स्पेस पर या अंतराल पर जब चित्र बनाते हैं तो हमें उसमें जो भी आकृति बना रहे हैं उसको बैलेंस्ड होकर के बनाना चाहिए। यानी कि उसके चारों तरफ ऊपर नीचे दाएं बाएं हमें स्पेस छोड़ना चाहिए जिससे कि वो एक समविभक्ति का इफेक्ट उसमें आ जाए। आप इस चित्र में देख रहे होंगे कि यहाँ पर इस चित्रतल में किसी ऑब्जेक्ट को दिखाया गया है और उसके चारों तरफ स्पेस को छोड़ा गया है जिससे कि चित्र संतुलित हो जाता है। दूसरा है असमविभक्ति यानी इनफॉर्मल डिवीजन। यहाँ कलाकार स्वतंत्र होता है और वह किसी भी प्रकार का असम विभाजन कर सकता है। यानी कि इस पर चित्रकार किसी नियम को लगा करके चित्र नहीं बनाते हैं और इसमें जो चित्रतल है उसको किसी भी प्रकार से वो संतुलित बना करके नहीं चलते हैं। यानी कि चित्रकार इसमें स्वतंत्र होता है चित्रांकन करने के लिए और चित्रकार चित्रभूमि का सारा स्पेस इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस चित्र में देख रहे होंगे कि जिस प्रकार यहाँ पर चित्र बनाया गया है इसमें असम विभक्ति का प्रयोग किया गया है। चित्रतल को विभाजित करने की जो ये दो पद्धतियां थी, इसके अतिरिक्त भी अन्य कई पद्धतियां हैं जिनका हम अध्ययन करते हैं। जिनमें पहला है स्वर्णिम विभाजन का सिद्धांत और यह काफ़ी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है और जिसे यूनान की चित्रकारों ने प्रतिपादित किया था। यह विभाजन आंखों को सुखद लगता है। इसमें चित्रभूमि को कितने ही रूपों में विभक्त किया जा सकता है। तो स्वर्णिम विभाजन का जो सिद्धांत है वो यूनान के चित्रकारों ने प्रतिपादित किया था और इसमें चित्रभूमि को कितने ही रूपों में आप विभक्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भी चित्रभूमि पर आप अच्छा प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं अंतराल को दिखाने के लिए। अंतराल को विभाजन करने का जो अन्य तरीका है वो है कर्ण पद्धति यानी कि डायगोनल मेथड। इस पद्धति में चित्रभूमि पर कोई भी रेखा लंबवत खींचिए। यह आधे चौड़ाई तथा तिहाई में चित्रभूमि को विभक्त न करे तो अच्छा है। इसके बाद कोई एक कर्ण रेखा खींच देते हैं। जहां लंबवत तथा कर्ण रेखा को काटें उस बिंदु से क्षितिज रेखा के समांतर रेखा खींचिए। इससे बहुत ज़्यादा संख्या में आयत प्राप्त होंगे। तो इस माध्यम से आप कई सारे आयत जब बना लेते हैं तो उसमें भी आप स्पेस को अच्छे से दर्शा सकते हैं। स्पेस को चित्रकार अपने रूपों में प्रयुक्त कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी प्रभावशाली पद्धति है। अब बात करते हैं सक्रिय तथा सहायक अंतराल की।
चित्रभूमि पर जिस विभक्ति का मुख्य स्थान होता है वह सक्रिय अंतराल, और जो भूमि गौण विभक्ति हो वो सहायक अंतराल कहलाती है। यानी कि जब भी हम चित्र बनाते हैं तो उसमें हम जिस स्थान को मुख्य ऑब्जेक्ट के लिए चुनते हैं वो हमारा जो है सक्रिय अंतराल कहलाता है, और उसके अतिरिक्त जो भी हमारी स्पेस गौण होती है उसे सहायक अंतराल कहा जाता है। आप इन चित्रों में देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर मुख्य ऑब्जेक्ट को चित्र में आकर्षक रूप से दर्शाया गया है, लेकिन उसके पृष्ठभूमि पर जितना भी स्थान बचा हुआ है या जितने भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिखाई देते हैं वे गौण होते हैं। तो इससे सक्रिय और सहायक अंतराल को समझा जा सकता है। चित्र भूमि पर सक्रिय अंतराल और सहायक अंतराल के भावों को उत्पन्न करने के लिए निम्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहली विधि है अति आच्छादित तल। इसमें आकारों के मध्य दूरी का आभास होता है। जो तल सर्वाधिक निकट होगा आच्छादित नहीं होगा। यानी कि इसमें जो है ओवरलैपिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि बहुत सारे अगर आप ऑब्जेक्ट दिखा रहे हैं तो जो सबसे ऊपर का इफेक्ट होता है वो अन्य इफेक्टों से ढका हुआ नहीं होता, और उसके बाद के जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो उससे ढके हुए होते हैं। तो इससे भी जो है दूरी का प्रभाव दिखाई देता है। आप चित्र में देख रहे होंगे कि जो भी ऑब्जेक्ट सबसे पीछे है वो ढका हुआ होता है और जो सबसे आगे है वो ढका हुआ नहीं होता। तो इससे दूरी का आभास चित्र में आ जाता है। दूसरी विधि है आकार में भिन्नता। चित्रभूमि पर आकार की महत्ता के अनुसार उन्हें छोटा तथा बड़ा दिखा करके भी नियोजित किया जा सकता है। यानी कि अगर आप चित्र में एक से अधिक ऑब्जेक्ट को दिखाते हैं तो अगर आप उनकी आकृतियों में छोटी या बड़ी आकृतियां दिखाते हैं तो भी दूरी का प्रभाव यहाँ पर दिखाई देता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि सक्रिय और सहायक अंतराल कौन सा है। आप चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पर सक्रिय और सहायक अंतराल को आकार के माध्यम से दिखाया गया है। तीसरी विधि है आकार की स्थिति। चित्रभूमि पर आकृति को विभिन्न स्थान देकर भी दूरी का आभास उत्पन्न किया जा सकता है। इसमें चित्रकार जब एक से अधिक आकृतियां बनाते हैं तो उनके मध्य आकृतियों को विभिन्न स्थानों पर बनाया जाता है, जिससे उसमें दूरी का आभास उत्पन्न किया जाता है। चौथा है रेखीय क्षय वृद्धि। जो आकृति क्षितिज रेखा के जितने निकट होगी वो छोटी होती जाएगी, और इसी का प्रयोग करते हुए लैंडस्केप बनाए जाते हैं। प्रकृति जो दृश्य होते हैं उसमें रेखीय क्षय वृद्धि का ही इस्तेमाल किया जाता है। लैंडस्केप में जो दूर की वस्तुएं होती हैं यानी कि जो क्षितिज रेखा के पास होती हैं उन्हें बहुत छोटा करके दिखाया जाता है, और जो वस्तुएं निकट होती हैं उन्हें बड़ा करके दिखाया जाता है। पांचवी विधि है वातावरणीय क्षय वृद्धि। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें रंगतों के माध्यम से चित्र में दूरी व निकटता को दर्शाया जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे अभी मैंने लैंडस्केप का उदाहरण दिया था, तो यहाँ पर आपने देखा भी होगा कि लैंडस्केप में जो दूर की वस्तुएं होती हैं उन्हें हल्के रंगों से दिखाया जाता है। यानी कि जो उसके टोन्स होती हैं, लाइट टोन का इस्तेमाल उसमें किया जाता है। तो इसके माध्यम से दूरी का प्रभाव हमारे चित्र में आ जाता है, और सक्रिय और सहायक अंतराल को हम रंगों के माध्यम से दिखा सकते हैं। तो इसी का इस्तेमाल करते हुए लैंडस्केप में जो हमारा कलर कॉम्बिनेशन होता है यानी कि जो कलर स्कीम होती है उसका प्रयोग किया जाता है। और आज के अंक का हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन एक उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य है? विकल्प है आपके लिए ओडिसी, कुचिपुड़ी, कथक और मणिपुरी नृत्य। आपको इस प्रश्न का जवाब कमेंट सेक्शन में देना होगा। पिछले अंक का हमारा प्रश्न था, निम्न में से कौन धरातलीय आलेखन को प्रदर्शित करते हैं? बेडशीट, पर्दे, कपड़े और उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है उपरोक्त सभी, यानी बेडशीट, पर्दे, कपड़े धरातलीय आलेखनों को प्रदर्शित करते हैं। और इस प्रश्न का सबसे पहले सही जवाब दिया कुमारी शर्मिष्ठा, पवन कुमार, रवि डोभाल, गौरव नौटियाल, पल्लवी कोटियाल, विनय कौशल, धर्मेंद्र कुमार और हेमा धवले जी ने। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, आपने सही जवाब दिया। तो दोस्तों, ये था तुलिका दर्शन चैनल का आज का अंक, जिसमें हमने अंतराल के बारे में बात की और जाना कि किस प्रकार अंतराल हमारे चित्रभूमि के लिए आवश्यक हो जाता है, और अंतराल का समुचित उपयोग करने के बाद हमारा चित्र कितना प्रभावशाली बन जाता है। और इसी के साथ हमने कला के जो 6 तत्व थे उनको हमने आज पूरा कर लिया है। आई होप आपको
अब तक के जितने भी वीडियो आपने देखे होंगे उनकी जानकारियाँ आपको लाभकारी साबित हुई होंगी। अगर आप हमारे साथ में नए जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम इसी प्रकार के कंटेंट आपके लिए लाते रहते हैं और जितने भी परीक्षार्थी एलटी या प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं कला विषय के साथ, उनके लिए हमारा चैनल इस तरीके के वीडियो हमेशा लाता रहा है। तो आज के अंक में इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में नए टॉपिक के साथ में, नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।